हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरे भाई की शादी थी और मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत आई थी। भाभी को उनके कमरे तक मैं, मेरी सहेलियाँ और मेरी कज़न सिस्टर हम सभी छोड़ने गए थे। भाभी को हमने बेड पर बिठा दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियाँ बिखरी पड़ी थी। तभी मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती है। वह आंखों ही आंखों में मुझे इशारे से कह रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती थी? वरना भाभियाँ तो अपनी नंद से बात भी करना पसंद नहीं करती, और मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है? आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मेरी बात सुनते ही भाभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आखिर बात क्या है? भाभी रोती रोती बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले इस कमरे में मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वह आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा ही होता है। भाई आ जाएगा तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत से बोली, आपको भैया क्यों अपमानित करेंगे? वह आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला इंसान है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नज़र चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराई थी तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में शिकायत थी। ऐसा लग रहा था कि भाभी पापा को पहले से जानती है और वह आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही है। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी। उनकी आंखों में खून उतर आया। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतों का सब ड्रामा है। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि कुंवारी लड़कियों के साथ ऐसी बातें नहीं की जाती। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वह तो बस यह कह रही है कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आ गए। कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, यह पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 10,000 और निकाले और बोले, यह लो पूरे 20,000, अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाई और झट पैसे हाथों में ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं हैरान होकर बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है और अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्या में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है अंजलि, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला यह क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया
और फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं अंजलि बेटा, वह ससुर है, अगर वह अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ, तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो है लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मी ने मुझसे बोला, अंजलि ऐसा करो अब तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ और बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकल ना सकी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए। इन्हीं सोच विचारों में मैं उलझी हुई कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी, वह इतना क्यों डर रही थी। मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा। भाई को इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे थे। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं थे। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं, आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था ना। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम भी आई पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैंने तो आपको परेशान देखा इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से पलटने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला कर दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी इसलिए माचिस मंगा रहे हैं। मैंने किचन से माचिस ला कर दे दी, लेकिन यह क्या, भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया है और आप उसे जला रहे हैं। पापा ने शादी में भाई को एक बहुत ही सुंदर शेरवानी ला कर दी थी, ये वही गिफ्ट था जो भाई जला रहे थे। तभी अचानक गुस्से से बोले, अंजलि चली जाओ यहाँ से, मुझसे कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी की अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 6 बजे जाकर मेरी आंख लगी, लेकिन सुबह 7 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहुएं होती हैं, बेटे तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मेरी बात सुनकर पापा बोले, वह मेरी बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी। तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती है, क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता करा दे या ना दे। इतने में मम्मी भी आ गई और वह कुछ बुझी हुई सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान देखकर और पापा को नाश्ता बनाते देखकर मुझे समझाते हुए और डांटते हुए बोली, ऐसा करो बेटा, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। घर में सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था, मुझे कोई भी कुछ नहीं बता रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग में सारी बातों को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी अपने कमरे से भाई और भाभी के निकलते हुए दिखाई दिए। भाभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोई श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे लगा कि नई नवेली दुल्हन इस तरह के कपड़े क्यों पहन कर आई है। भाई और भाभी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, अंजलि मैंने रात तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना, उनके पास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी बातों का असर नहीं होता। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता जो बात कहें उसे न माने। हमारी बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करे हुए 10 ही मिनट हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए, पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके साथ साथ पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि ज़बरदस्ती बड़ों के टीम बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं बैठी रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ।
पापा, भैया और भाभी को बाहर गए 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। अभी थोड़ी देर हुई थी, तभी भाभी की जोरदार चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बाहर की तरफ भागी कि तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अंजलि, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता, तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। मैं गुस्से में हो गई और बोली, मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, वह चीख क्यों रही है, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी ने मेरी बातों को कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर बस इतना ही बोली, अंजलि, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया था। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख अब और ज़ोर ज़ोर से आने लगी थी। वह बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लगभग 2 घंटे बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और वह तीनों अंदर आए। भाभी भी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भाभी के साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं भी ज़रा गुस्से से बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं है। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर में सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पाँव भाभी के कमरे में आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना क्यों चीख रही थी। सुबह हमारे घर पर कौन आया था? लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वह अंदर से बंद था। मैंने कई बार धीरे धीरे भाभी को आवाज़ लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी की सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने भाभी को दोबारा आवाज़ लगाने वाली थी कि हमारे बाहरी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही शातिराना मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, अंजलि, बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैंने आंटी को अंदर ले आई और उन्हें सोफे पर बिठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वह औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात थी? तुम्हारी बहू की चीखने की आवाज़ बहुत आ रही थी। भला ये कोई बात हुई? शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने तमाशे शुरू कर दिए। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, यह मेरे पति का मामला है, वह खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वह औरत बोली, अरे बीबी जी, यह क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? यह तो तुम्हारे बेटे का मसला है, तुम्हें भी इस मसले को सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। वह औरत भी मुंह बनाती हुई वापस अपने घर चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे आई और कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप करने लगी। मम्मी, क्या बात है? आखिर घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, अंजलि, अभी तुम छोटी हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास में बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई और फिर मुझसे बोली, अंजलि, मुझे पेपर और पेन दे दो। भाभी, आप पेपर और पेन का क्या करेंगे? मेरे पूछने पर भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। कागज़ और पेन लेकर भाभी कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी, तभी अचानक घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज़ भाभी की नहीं थी बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत जोर जोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई चिल्लाते हुए कह रहे थे कि पापा, कविता को बचा लो, वह मर जाएगी, प्लीज़ पापा, कविता को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं भागकर भाभी के पास गई। वह औंधे मुंह पड़ी थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से बोले, पापा प्लीज़ कविता को बचा लो, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं अभय, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है और ये अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे।
इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान होकर बेड पर गिर पड़े। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी का वह मासूम और डरा हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कहती थी कि प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई थी। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, अभय, कविता के घर वालों को फ़ोन कर दो कि इसे आकर ले जाए। भाई ने कविता के घर वालों को फ़ोन किया। भाभी के घर वाले भी चले आए। गुस्से से चीखते चिल्लाते और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो उसके कातिल। कहाँ हमारी इतनी सुंदर सी बहन, और कहाँ तुम मामूली सी शक्ल के सूरत के आदमी। चिढ़ते थे तुम हमारी बेटी से, क्योंकि लोग कहते थे कि हूर के पहलू में लंगूर, और शायद इसलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको ब्याह कर ही क्यों लाए थे। हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमकी देकर और उन पर इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग जाकर बाहर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और अंदर ही बैठे रहे। यह बात मेरी समझ के बाहर थी। आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी को लेकर गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में बैठे थे, ना बाहर आ रहे थे, ना अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में ही हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर भी आई थी। पापा ने घर के किसी भी सदस्य को अंदर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। कमरे में घूम घूम कर वह सारी चीज़ पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैं गुस्से से फट पड़ी। तुम लोग मुझसे कुछ बताते क्यों नहीं कि घर में चल क्या रहा है। मुझे भी तो कुछ मालूम होना चाहिए। इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामलों में दखल ना दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है। मुझे भी हक है इस घर में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानने का। और आप लोग हो कि मुझे कुछ बताते ही नहीं। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोले, अंजलि, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। कविता हमारे घर की इज्जत थी, लेकिन अब वह इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमने उनका भरम रखना होगा। यह कहते कहते पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र हाथ में लेते ही मैं फ़ौरन पहचान गई कि यह वही कागज़ था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हाथों से वह खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वह क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई थी। मैंने वह खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, अंजलि, तो क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो। मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था इन सब का कारण बना। पापा के चेहरे पर एक रंग चला गया। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो भी इन सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। ये हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। हम सभी बातें कर रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों में बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि कविता ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। कविता ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। कविता ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही मुझे पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए या मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे बेटे से दूर रहना।
मुझे कविता की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसलिए उस रात मैं बाहर परेशान घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा थी। मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए कविता ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों का आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही हमारी शादी होने वाली थी। लेकिन जब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई थी। कविता ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर अब तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, वह वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब कविता का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वह सब तस्वीर फेंक कर गया तो मुझे विश्वास हो गया था कि कविता झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से में कविता पर हाथ भी उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और कविता का लिखा हुआ वह खत भी पुलिस को दिखा दिया। अब डर की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कविता ने सुसाइड नहीं किया। कविता ने उसकी सुसाइड की वजह उसके बॉयफ्रेंड को बताया, नहीं तो वह औरत जाते जाते हमें भी बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आप मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों चले गए थे? पापा पापा बोले कि मैं उस दिन कविता को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि उसकी सारी तस्वीर उसे वापस कर दो। वह नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए बाहर निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं कविता से खुद ही बात करके मामले की तह तक जाना चाहता था। मैंने कविता से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगी। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि मैं तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ, मुझे अपने दिल की सारी बात बता सकती हो। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मैं कविता को भरोसे में लेना चाहता था। मैं उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने उस दिन सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता भी बनाया था, ताकि उसको भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। भाई ने एक बार फिर से पापा के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कहा, मुझे माफ़ कर दो, और कहने लगे, जो हुआ अच्छा ही हुआ। कविता हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी और हमें जल्दी ही सभी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई का चेहरा देख रही थी। भाई के मन में कोई मलाल नहीं था, ना ही कोई दुख और ना ही कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा नहीं करती, मर्द उसकी इज्जत नहीं करते, फिर चाहे वे कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, फिर चाहे वे कितनी ही बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए फिर अगली कहानी में मिलते हैं आपसे, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।